हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जैसे कि आपके सामने स्लाइड ओपन है और उसका टाइटल है द हेक्सेरोलिन थियरी, या इसे हेक्सेरोलिन मॉडल भी कहते हैं। एचओ मॉडल शॉर्ट में इसका नाम प्रसिद्ध है। दरअसल यह इंटरनेशनल ट्रेड की मॉडर्न थियरी ऑफ ट्रेड भी कहलाती है। अब तक हम जितनी भी थियरीज पढ़ चुके हैं उसमें क्लासिकल देखी, न्यो क्लासिकल भी देखी। अब हम धीरे धीरे और उस वक्त से आगे निकल रहे हैं और मॉडर्न थियरी ऑफ ट्रेड की तरफ एंटर कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः दो पार्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे या अपने सिलेबस में भी हैं। नंबर 1 एचओ मॉडल और नंबर 2 फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, जिसमें दो छोटी छोटी थियरीज भी हैं। स्टॉपलर सिमिल्सन थ्योरम, डिब्जेंस्की थ्योरम, जो भी आपके सिलेबस में होगी वो हम करेंगे। अदरवाइज यदि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम के रूप में होगी तो हम स्टॉपलर सिमिल्सन थ्योरम देखेंगे। तो जो सेकंड पार्ट है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, वो एचओ मॉडल के बाद, यानी यदि एचओ मॉडल के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड सेट हो जाए या स्थापित हो जाए किन्हीं दो देशों के मध्य, तो उसके पश्चात क्या घटित होता है, उससे रिलेटेड है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो हम वापस अपने आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, हेक्सर और ओलिन दो अर्थशास्त्रियों के चित्र उनके नाम सहित आपके सामने दिए हुए हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जो भी विचार व्यक्त किए, उनके संयुक्त विचारों को एचओ मॉडल के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनमें इनका टीचर है, एक उसका बर्टिलोलिन उनका शिष्य है। समय में भी काफ़ी अंतर है, लेकिन इतना अंतर है, देखिए स्वीडिश अर्थशास्त्री एली हेक्सर ने 1919 में यह थ्योरी दी या इस पे काम किया, और फिर उनके स्टूडेंट बर्टिलोलिन ने 1933 यानी कि 1933 में इस थ्योरम पे काम किया। लेकिन चूंकि इनके निष्कर्ष सेम ही थे, इसलिए दोनों के सिद्धांत को जॉइंट रूप में एचओ मॉडल के रूप में अध्ययन किया जाता है। विशेष बात यह है कि यह थ्योरम जो है वो तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत, जो कि रिकार्डो ने बेसिकली दिया था, उसका खंडन नहीं करता है, वरन इसमें अधिक वास्तविकता का समावेश कर इसे और डायनामिक बनाने का प्रयास ही करता है। तो अब तक हम जितनी भी थियरी शुरुआत से स्मिथ से लेके पढ़ना प्रारंभ किए हैं, उन सब में हमने देखा है कि कोई किसी का विकल्प नहीं है, कोई किसी का विरोध करके अपना कोई वैकल्पिक थ्योरी देके सामने नहीं आया है, वरन जो चल रहा है उसी को बेस मानते हुए, यानी व्यापार का बेस तो वही है कि जो देश जिस चीज को बनाने में सक्षम है, चाहे वो श्रम लागत के रूप में है, चाहे वो अवसर लागत के रूप में है, चाहे वो किसी और रूप में है, वो सक्षम यदि किसी वस्तु को बनाने में है तो उसे वही वस्तु बनानी चाहिए। और जिस वस्तु को बनाने में वह असक्षम है, जिस वजह से उसकी लागतें ज़्यादा आती हैं, उस वस्तु को उसे दूसरे देश से आयात कर लेना चाहिए। बदले में वह जिस चीज़ में सक्षम है उस वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करके निर्यात उस देश के साथ कर सकता है जिससे वह कोई दूसरी वस्तु आयात कर रहा है। तो थियरी ऑफ ट्रेड का बेस वही है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे जटिलता आती है आर्थिक गतिविधियों में, परिदृश्य में, वैसे वैसे अर्थशास्त्री उसमें संशोधन या सुधार या विकास करते रहे हैं, और एचओ मॉडल भी उनसे अलग नहीं है। उसने भी तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत में एक सुधार प्रस्तुत किया है। तो सिद्धांत को अन्य एक नामों से जाना जाता है, बहुत सारे मैं भी पढ़ ही चुकी हूँ। इस पीपीटी प्रेजेंटेशन में हम
बेसिकली किन किन चीज़ों पे चर्चा करेंगे वो स्लाइड आपके सामने खुली है। इसके अदर नेम्स क्या हैं, किन किन नामों से इसे बुलाते हैं। थ्योरी का मेन जो है मर्म क्या है, जिसमें फैक्टर एंडोमेंट्स और एक चीज़ और है फैक्टर इंटेंसिटी, वो इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ। तो उसके बाद हेक्सरोलिन थ्योरम का बेस क्या है, क्या कहती है ये थियरी, है ना। उसके बाद assumptions और इसकी आलोचना और फिर इसका महत्व। इस तरीके से हम इस प्रेजेंटेशन में इन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो अदर नेम्स क्या क्या हैं इस थ्योरम के, वो आपके सामने स्लाइड खुली हुई है। फटाफट हम पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें नई हैं, जैसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एचओ थ्योरम या एचओ थ्योरी भी कहते हैं इसको, फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी भी कहते हैं इसको, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी भी कहते हैं, और रिलेटिव फैक्टर एंडाउमेंट्स थ्योरी भी के नाम से भी इसको जानते हैं। और सबसे प्रसिद्ध जो इसका नाम है वो है एचओ मॉडल, हेक्सरोलिन मॉडल। तो हेक्सरोलिन थ्योरी जो है वो अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में तुलनात्मक लाभ का एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार जिन देशों में पूंजी अपेक्षाकृत भरपूर मात्रा में पाई जाती है और श्रम अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है, वे पूंजी गहन उत्पाद यानी कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे और उन्हीं वस्तुओं का निर्यात करेंगे। अब श्रम गहनता या पूंजी गहनता क्या है, उसे हम यदि एग्जाम में सवाल में पूछा गया है तो कैसे लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, वो तो हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ जो है दो बातें समझने वाली है। एक तो ये है कि अधिकता से कौन सा साधन किस देश के पास है, तो वह उस साधन से संपन्न कहलाएगा। जैसे किसी के पास पूंजी ज्यादा है श्रम की तुलना में, तो वह देश पूंजी संपन्न या पूंजी समृद्ध या पूंजी एंडाउमेंट से समृद्ध देश कहलाएगा। और जिसके पास श्रम ज्यादा है पूंजी की तुलना में, तो वह श्रम संपन्न या श्रम एंडाउमेंट से संपन्न देश कहलाएगा। तो यही बात अभी जो हमने पढ़ी है उसका मतलब है, जो देश जिस साधन में ज्यादा समृद्ध है वह उसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिस वस्तु के उत्पादन में उसके समृद्ध साधन का अधिक उपयोग हो रहा हो। इसे ही गहनता कहते हैं, साधन गहनता कहते हैं। यदि कोई दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई और दो देश हैं ए और बी, और देश ए में पूंजी प्रधान है, पूंजी समृद्ध देश है यदि कोई देश ए, और तो वह माना एक्स और वाई वस्तुओं में से माना वाई वस्तु जो है वो पूंजी गहन है। यानी वाई वस्तु के उत्पादन में आप कुछ भी कर लो, किसी भी देश में से उत्पादित कर लो, उसमें प्रति इकाई पूंजी का उपयोग ज्यादा होगा श्रम की तुलना में। ठीक है, तो वह देश जो ए है, जो पूंजी संपन्न है, वह वस्तु वाई बनाएगा, थोड़ी ज्यादा बनाएगा और निर्यात करेगा। दूसरी तरफ जो दूसरा देश है बी, माना वो श्रम संपन्न है, श्रम समृद्ध है, तो वह दूसरी वस्तु एक्स को बनाएगा, जिस वस्तु को बनाने में प्रति इकाई पूंजी की तुलना में श्रम ज्यादा लगता है, तो वह एक्स वस्तु बनाएगा और उसे ही निर्यात करेगा। तो इस तरीके से इस थ्योरम में दो मुख्य बातें, फैक्टर एंडाउमेंट्स और फैक्टर इंटेंसिटी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और यह बात बताने का प्रयत्न किया गया है कि क्यों कोई देश किसी एक वस्तु को बनाने में ज़्यादा रुचि रखेगा या बनाएगा और निर्यात करेगा। तो इसका उत्तर वो कहते हैं कि साधन संपन्नता और साधन गहनता ही वो कारण है। उसके बाद इस स्लाइड में ओलिन और हेक्सर का विस्तृत थोड़ा परिचय दे रखा है। इसमें ये भी लिखा है कि ओलिन ने जो काम किया इंटरनेशनल ट्रेड के संदर्भ में 1977 में उसे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया इस कार्य हेतु। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड खुली है उसमें भी जो हिंदी में ऊपर लिखा है सेम चीज़ मैंने उसको इंग्लिश में भी लिख दी है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को कई बार थोड़ी परेशानी हो जाती है समझने में, तो समझने के लिए दोनों चीज़ें लिख दी है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है हेक्सरोलिन थ्योरम के बारे में
कि ये जो पूंजी की बात करता है, शुरुआत इनकी पूंजी की बात से होती है, क्योंकि ये लोग पूंजी संपन्न राष्ट्रों से संबंध रखते हैं, कि यह पूंजी एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है। यानी जो पूंजी की समृद्धता की वो बात कर रहे हैं, वो कोई एब्सोल्यूट अमाउंट वाली बात नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह है कि ये प्रति कार्यकर्ता पूंजी की राशि की बात करता है। जैसे एक यूनिट वाई बनाने में यदि 8 इकाई या 8 मान लीजिए यूनिट्स पूंजी की लग रही हैं और 4 यूनिट श्रम की लग रही हैं, तो प्रति इकाई उस वस्तु को बनाने में पूंजी ज़्यादा लग रही है। ये तो तय है। 8 बड़ा ग्रेटर है 4 से, तो ये तो तय है कि 8 यूनिट पूंजी ज़्यादा लग रही है, बल्कि 4 यूनिट श्रम की तुलना में। तो ये जो पूंजी की बात करते हैं एक्सटर्नल मॉडल में, वो एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है, वरन प्रति कार्यकर्ता पूंजी की राशि से इनका मतलब है। उदाहरण के लिए एक समझाने के लिए एग्जांपल है इसमें, कि एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, भारत की तुलना में बहुत छोटा है, और उसमें पूंजी भी भारत की तुलना में कम है। यदि हम एब्सोल्यूट अमाउंट में देखें तो भारत की तुलना में उसके पास पूंजी कम है, लेकिन लग्जमबर्ग में प्रति कार्यकर्ता अधिक पूंजी है। ठीक है, यानी हमारी जनसंख्या और उनकी जनसंख्या के हिसाब से यदि प्रति कार्यकर्ता पूंजी की उपलब्धता निकालें, तो लग्जमबर्ग के पास यह राशि बहुत ज्यादा है। इसलिए लग्जमबर्ग क्या हो गया, एक्सेलेंट मॉडल के हिसाब से पूंजी प्रधान राष्ट्र होगा, और भारत क्या होगा, श्रम प्रधान राष्ट्र होगा। तो इस तरीके से यदि दोनों में व्यापार स्थापित होता है, तो भारत श्रम गहन वस्तु बनाएगा और लग्जमबर्ग पूंजी गहन वस्तु बनाएगा। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो भी इसी थ्योरम के बारे में, अगेन मैंने जो चीज़ इंग्लिश में लिख दी है वही चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है। आपको जो पसंद हो आप उसमें अपने नोट्स बनाएं और पढ़ें इसको। समझा मैं आपको रही हूँ साथ साथ, कि हेक्सर ओलिन मॉडल जो है वो स्वीडिश अर्थशास्त्री एली हेक्सर और ओलिन के द्वारा विकसित किया गया, जो कि 2x2x2 मॉडल है। यानी कि जहाँ रिकार्डो स्मिथ एक श्रम ही एकमात्र उत्पादन का साधन है की मान्यता लेकर चले, और श्रम समरूप है जैसी एक और अवास्तविक मान्यता लेकर चले, वहीं यहाँ पे जो मॉडल है, जो एचओ मॉडल, उसमें श्रम के बजाय 2 साधन श्रम और पूंजी लिए गए हैं, 2 फैक्टर्स लिए गए हैं। ठीक है, और 2 ही देश लिए गए हैं, और 2 ही वस्तुएं ली गई है। तो 2x2x2 मॉडल इसमें लिया गया है, और उन्हीं के संदर्भ में अपनी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इनके मॉडल की एक और महत्वपूर्ण धारणा है कि दोनों देश जो लिए गए हैं थियरी में, विवेच्य देश जो हैं वो दोनों समान हैं। यानी कि आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से या आकार की दृष्टि से या कैसे भी कह लो, ट्रेड की दृष्टि से दोनों समान है। इनका तात्पर्य यह भी है कि समग्र प्राथमिकताएं समान है, प्रायोरिटीज दोनों की, रुचि, फैशन, या जिसको हम कंजप्शन पॉइंट पे उनकी पसंदगी कहते हैं, वो सब एक जैसी है। पूंजी में सापेक्ष बहुतायत पूंजी प्रचुर देश को श्रम प्रचुर देश की तुलना में पूंजी गहन उत्पादन करने के लिए, गुड़ उत्पादन करने के लिए प्रेरित करेगी, और इसके विपरीत। यानी यहाँ पे ये जो पूंजी गहन अच्छा लिखा हुआ है, इसको आप गुड़ लिख लीजिए, वस्तु लिख लीजिए, टाइपिंग एरर है। तो इस तरीके से हेक्सर थ्योरम जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, उसकी मेन आत्मा इसी स्लाइड में पुनः लिखी गई है। लास्ट के जो रेड मरून इंक में जो लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट द कैपिटल अबंडेंट कंट्री विल एक्सपोर्ट द कैपिटल इंटेंसिव गुड, एंड द लेबर अबंडेंट कंट्री विल एक्सपोर्ट द लेबर इंटेंसिव गुड। समझ आ गया? पूंजी प्रधान देश अल्टीमेटली जब व्यापार प्रारंभ हो जाएगा तो पूंजी गहन वस्तु ज्यादा बनाएगा और निर्यात करेगा, या तो पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा या अपूर्ण विशिष्टीकरण करेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन बनाएगा पूंजी प्रधान देश पूंजी गहन वस्तु, और दूसरा देश श्रम प्रधान देश श्रम गहन वस्तु बनाएगा ज्यादा और निर्यात करेगा। इसके बाद हम कुछ अजम्पशंस हैं इस थ्योरी की, वो देख लेते हैं फटाफट। अजम्पशन यानी मान्यताएं, जिन मान्यताओं के रहते ही यह थ्योरम काम करेगा, उन्हें इस थ्योरम की मान्यताएं कहते हैं।
अर्थशास्त्र का कोई भी सिद्धांत ले लें हम, मान्यताओं के बिना निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता उनमें, क्योंकि मान्यताएं वो स्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हैं जिनको स्थिर मानने पर ही ये थ्योरम काम करता है। यदि उन्हें परिवर्तनशील मान लें तो कोई भी थ्योरम फिर काम नहीं करेगा। तो पहली मान्यता है कि इसमें मान लिया गया है कि दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, और दो जो उत्पादन के कारक यानी फैक्टर्स हैं वो हैं क्या, पूंजी और श्रम, और दो ही देश हैं, देश एक दो कह लो या देश ए या बी कह लो, एक ही बात है। नेक्स्ट है माल के उत्पादन के लिए, यानी कोई भी सामान एक्स वाई जो वस्तुएं हैं उनके उत्पादन के लिए दोनों राष्ट्र सेम टेक्निक का ही, एक ही टेक्निक का उपयोग करते हैं, और उत्पादन में समान कारकों यानी उनके पास जो उत्पादन के साधन हैं वो मात्रा में लगभग समान है दोनों के पास, यानी कि वो समान आकार के हैं तो लगभग समान है। लेकिन यदि पूंजी प्रधान देश है तो उसके पास पूंजी बहुतायत से है, और श्रम प्रधान देश है तो उसके पास श्रम बहुतायत से। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है कि दोनों देशों में फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल नहीं पाया जाएगा, वरन मतलब यदि वाई वस्तु, दो वस्तुएं लिए हमने एक्स और वाई, यदि वाई वस्तु पूंजी गहन है देश ए में, तो देश बी में भी वह पूंजी गहन ही रहेगी, और देश ए में यदि एक्स वस्तु श्रम गहन है तो देश बी में भी एक्स वस्तु श्रम गहन ही रहेगी। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल नहीं पाया जाता, साधन कारक प्रतिलोमता इसमें नहीं पाई जाती। दोनों देशों के स्वाद और प्राथमिकताएं एक ही हैं, इसलिए कंजप्शन पॉइंट दोनों का आफ्टर ट्रेड एक ही बन जाता है। बिफोर ट्रेड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर ट्रेड दोनों के चूंकि पैटर्न कंजप्शन समान है, प्राथमिकताएं पसंदगी समान है, इसलिए दोनों एक ही उदासीनता वक्र में उपभोग बिंदु एक ही शेयर करेंगे। दोनों राष्ट्रों में उत्पादन में विशेषज्ञता पूर्ण नहीं है, यानी अपूर्ण विशिष्टीकरण करेंगे। दोनों दोनों वस्तुएं बनाएंगे, लेकिन जिसमें को जो देश ज़्यादा समृद्ध है साधन से, उस गहन वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करेगा। दोनों देशों में जो प्रोडक्ट है और जो फैक्टर्स हैं वो बाजार दोनों प्रतिस्पर्धी हैं, यानी परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। प्रत्येक देश के भीतर उत्पादन के कारकों की पूर्ण गतिशीलता मौजूद है, यानी देश के भीतर भीतर किसी भी राज्य से इस राज्य से उस राज्य में जाने के लिए श्रम गतिशील है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गतिशीलता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुक्त प्रवाह के लिए कोई प्रतिबंध, कोई सरकारी नियंत्रण, कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई नियंत्रण नहीं पाया जाता है। फ्री ट्रेड है, और निर्यात और आयात को नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने के लिए कोई परिवहन लागत भी नहीं है, कोई टैरिफ, आयात शुल्क या निर्यात शुल्क भी नहीं है, और अन्य किसी तरह का अवरोध भी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, ये माना जाता है कि दोनों देशों में सभी संसाधनों में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ठीक है, फैक्टर्स में पूर्ण रोजगार की स्थिति से वो व्यापार का प्रारंभ होना मान रहे हैं, अर्थात राष्ट्र में नियोजित संसाधन के तहत कोई भी नहीं होगा, यानी कोई बेरोजगारी नहीं है, सिंपल शब्दों में आप ये मान लो इसको। नेक्स्ट है, राष्ट्रों के बीच निर्यात और आयात बैलेंस्ड है, यानी जितने वैल्यू का वो निर्यात कर रहे हैं उतने ही वैल्यू का वो आयात कर लेते हैं, तो उनका व्यापार जो संतुलन है वो संतुलित रहता है। नेक्स्ट है, फैक्टर एंडोमेंट्स किसे कहते हैं। तो छोटे क्वेश्चन में भी ये चीज़ आ जाती है कि फैक्टर एंडोमेंट से आपका क्या मतलब है, या फैक्टर इंटेंसिटी से आपका क्या मतलब है, आदि आदि। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फैक्टर एंडोमेंट्स। ऊपर इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा बहुत हिंदी इसकी करने की कोशिश की है, तो वो जब हम गूगल से हिंदी अनुवाद करते हैं तो कई बार कुछ अटपटा सा अनुवाद हो जाता है। जैसे यहाँ लिख रखा है, एक कारक बंदोबस्ती, कारक बंदोबस्ती यानी फैक्टर एंडोमेंट्स। ठीक है, उत्पादन के साधन की संपन्नता। ठीक है, साधन संपन्नता इसका दूसरा नाम है हिंदी में। तो साधन संपन्नता यह बताता है कि विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले देश में कितने संसाधन हैं। ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ, इसलिए स्लाइड आप खुद पढ़ लेना। सिंपल सी बात है कि जिस देश में जिस साधन की बहुतायत होगी दूसरे की तुलना में, वह देश उस साधन से संपन्न कहलाएगा।
साधन संपन्नता को दो प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं हम, यदि समीकरणीय रूप से देखें या स्पष्ट करने के तरीके की दृष्टि से देखें, तो आपके सामने जो स्लाइड खुली है वो है कि पहला है भौतिक रूप से, ठीक है, क्वांटिटेटिवली कितना श्रम और कितनी पूंजी किसी देश में पाई जाती है, वह एब्सोल्यूट नहीं बताई जाती। एब्सोल्यूट का कोई महत्व नहीं है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक स्लाइड में। वहाँ महत्व है रेशो का, ठीक है। तो इसको कैसे स्पष्ट करेंगे, वो आपके सामने दे रखा है। टी के अपॉन टी एल इन कंट्री बी इज ग्रेटर देन टी के अपॉन टी एल इन कंट्री ए, अर्थात टोटल कैपिटल अपॉन टोटल लेबर रेशो इन बी, if it is greater than total capital upon total labor ratio in A, then क्या कहलाएगा, देश बी टोटल कैपिटल अपॉन टोटल लेबर रेशियो इन नेशन बी इज ग्रेटर देन नेशन ए, तो फिर क्या कहलाएगा यह देश, बी पूंजी संपन्न कहलाएगा, ठीक है। यदि देश ए श्रम संपन्न है तो इसको कैसे लिखेंगे, टोटल लेबर ऊपर चला जाएगा तब। यदि हम देश ए को श्रम संपन्न बता रहे हैं और बी को पूंजी संपन्न बता रहे हैं, तो जो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है टोटल कैपिटल अपॉन टोटल लेबर रेशो इन बी इज ग्रेटर देन टोटल कैपिटल अपॉन टोटल टोटल लेबर रेशो इन ए, ठीक है, उसको उल्टा हो जाएगा और देश भी इधर उधर उल्टे हो जाएंगे। देख लो आप, टी एल अपॉन टी के इन ए इज ग्रेटर देन टी एल अपॉन टी के इन बी। तो यदि देश ए श्रम संपन्न है तो इसको जैसे नीचे लिखा है स्लाइड में उस तरीके से लिखेंगे। यदि देश बी पूंजी संपन्न है तो जिस तरीके से ये ऊपर लिखा है उसे उस तरीके से लिखेंगे। इसके अलावा दूसरा एक तरीका है इनकम अप्रोच से भी इसको लिख सकते हैं, और लिखा हुआ जो भी है उसको देखते ही हम समझ जाएंगे कि कौन सा देश किस साधन से संपन्न है। जैसे पहला लिखा हुआ है R अपॉन W इन B इज लेस देन R अपॉन W इन A, इट मीन्स बी इज कैपिटल अबंडेंट, यानी बी जो देश है वो पूंजी संपन्न है। यदि इक्वेशन ये लिखा हुआ है सामने, आर है इंटरेस्ट का प्रतीक जो कि पूंजी को पारिश्रमिक मिलता है, और डब्ल्यू है वो मजदूरी वेजेस का प्रतीक जो कि श्रम को मिलता है। यदि यह रेशो बी देश में कम है ए देश की तुलना में, तो देश बी कैपिटल अबंडेंट है। और यदि इसका उल्टा है, डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा वेजेस, यदि डब्ल्यू अपॉन आर रेशो इन ए इज लेस देन डब्ल्यू अपॉन आर रेशो इन बी, तो देश ए जो है वो श्रम संपन्न कहलाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो देश जिस साधन से ज्यादा संपन्न है उस देश में वह साधन दूसरे साधन की तुलना में पारिश्रमिक की दृष्टि से कम पारिश्रमिक पाता है या वह साधन सस्ता होता है, ठीक है। हम कई बार कहते हैं ना, उदाहरण से आपको समझा देती हूँ, हम कई बार कहते हैं भाई अमेरिका में तो सब लोग अपने हाथ से ही काम करते हैं, लेबर बहुत महंगा है, यानी श्रम बहुत महंगा है, क्योंकि वहाँ पूंजी प्रधान वह देश है और वहाँ श्रम पूंजी की तुलना में कम है, इसलिए श्रम महंगा है और पूंजी सस्ती है। दूसरी तरफ भारत जैसे देश में जहाँ श्रम प्रधान देश है हम, वहाँ श्रम की बहुतायतता पूंजी की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ श्रम सस्ता है और पूंजी महंगी है। वो यहाँ यहाँ की तुलना में है ना। भारत अमेरिका की तुलना नहीं करेंगे यहाँ पे हम, एक देश की खुद के साधनों की उपलब्धता और उनको प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक से ही तुलना करेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें फैक्टर एंडाउमेंट्स तक आपको मैंने समझा दिया है। ये जो दोनों लास्ट स्लाइड्स हैं ये मेरे हाथ से लिखी हुई मैटर है, जिसको मेरे को इसमें शामिल करना पड़ा क्योंकि बहुत सी चीज़ों का मैटर नहीं मिलता है नेट पे, तो इसको स्लाइड के रूप में कन्वर्ट करके मैंने एज इट इज़ आपकी सुविधा के लिए यहाँ डाल दिया है। सुंदरता की दृष्टि से आप कह सकते हो कि पीपीटी की सुंदरता कम हो गई है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो अब बढ़ गई है, क्योंकि मतलब या मकसद जो है हमारा वो कॉन्सेप्ट को समझ आना होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया और मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगा। अगर कुछ समझ ना भी आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे
या मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई जारी